नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ और मैं निखिल दुबे। आज हम मौजूद हैं पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के सर्जन डॉक्टर सौरभ शर्मा सर के साथ। सर, जो अभी फिस्टुला बीमारी है, पाइल्स है, फिशर है, इस बारे में ज़रा बताइए हमें। बेसिकली यहाँ पर हमारे यहाँ जो पेशेंट आते हैं वो एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स के यानी कि पाइल्स के, फिस्टुला के और फिशर के आते हैं। तीनों ही बीमारी गुदा रोगों में गिनी जाती हैं और तीनों ही बीमारियों में सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फिस्टुला की, जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पेशेंट आते हैं और रिपोर्ट होते हैं हर साल, तो फिस्टुला के पेशेंट्स में गुदा के भाग के आसपास के एरिया में एक छोटी सी पिट बन जाती है जिसको हम आम भाषा में फुंसी या फोड़ा बोलते हैं, और वो एक्सटर्नल ओपनिंग जो रहती है वहाँ से पस आने लगता है पेशेंट को। कई बार इस तरह के पेशेंट भी रिपोर्ट होते हैं कि जिसमें गुदा के अंदर से पस आने लगता है और बाहर के भाग में कोई भी फाइंडिंग नहीं होती। तो इस तरह के ब्लाइंड फिस्टुला भी आते हैं और एक से ज़्यादा ओपनिंग भी होती हैं कई बार। तो ऐसे अलग अलग टाइप के पेशेंट हैं, अलग अलग टाइप के फिस्टुला हैं। जो पेशेंट जो मेन कंप्लेंट्स लेके हमारे पास आते हैं कि हमें डिस्चार्ज हो रहा है, पस आ रहा है। कई बार कोई पेशेंट को बैठने में, सिटिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, और ये क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन और बाकी के बहुत सारे कॉजेज़ हैं जिस वजह से फिस्टुला हो जाता है पेशेंट को और ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो इस तरह के पेशेंट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। सर, जो ये फिस्टुला बीमारी है, ये किसी खास उम्र वर्ग के लोगों को होती है या किसी को भी हो सकती है? नहीं, फिस्टुला में एग्जैक्ट अभी तक ऐसा एज का कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी मोस्ट प्रोन एज इसकी एडल्ट एज में, यानी कि ये मिड एज में जिसको हम कह सकते हैं। ओल्ड एज के केसेस ट्यूबरकुलस फिस्टुला के, यानी कि दूसरी बीमारी की वजह से होने वाले फिस्टुला, और मेनली जो खान पीन से रिगार्डिंग, जैसे मैंने बताया वर्क, उनका प्रोफेशन क्या है, उनका वर्किंग क्या एक शेड्यूल है, जो उनकी डाइट हैबिट्स हैं जो इरेगुलर हैं, तो वो मिड एक जो फेज़ है, दैट इज़ अगर हम बात करें 15 साल 18 साल के नॉर्मल मतलब एक एडल्ट से स्टार्ट भी करते हैं, तो हम 50 साल 60 साल तक के एज को सबसे ज़्यादा एक फ़ेज़ है ये, जो 20 से 50 के बीच के लोग हैं, कि इसमें किसी भी पेशेंट को, मेल फीमेल कोई भी, मतलब इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इसको नहीं होगा और उसको हो जाएगा, सबको हो सकता है फिस्टुला। और इसका कारण है अंदर के क्रिप्टोग्लैंडुलर इन्फेक्शन, यानी कि एनल क्रिप्ट जो होती हैं, जो इन्फेक्ट हो जाती हैं। वैसे तो क्रिप्ट सभी की बॉडी में होती है, हेल्दी रहती हैं, हेल्दी क्रिप्ट्स भी होती हैं, लेकिन इन्फेक्शन अगर क्रिप्ट्स में हो जाए और वो अंदर ही अंदर पकड़ जाए एक इन्फेक्शन को, तो वो उस गुदा में फिस्टुला की मतलब उत्पत्ति करता है, एक तरीके से भगंदर का एक ट्रैक बना देता है जो बाद में फूट जाता है बाहर आके। सर, आपके द्वारा पतंजलि योगपीठ में किस तरह से, कौन सी ट्रीटमेंट के द्वारा इसका इलाज किया जाता है? पतंजलि योगपीठ में षाढ़सूत्र विधि सबसे ज़्यादा प्रचलित है, और बाकी जितनी भी विधियां हैं जो आजकल बहुत अपडेटेड है मार्केट में, जैसे लेज़र टेक्निक आ गई है, और भी बहुत सारे प्रोसीजर हैं। ओपन एक्सिजन सर्जरी भी होती है, फिशुलेक्टोमी बोलते हैं उसको, बहुत सारे लोग करते भी हैं। तो पतंजलि में हम लोग सिर्फ षाढ़सूत्र करते हैं, और षाढ़सूत्र के साथ बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनकी बहुत बड़ी फिस्टुला ट्रैक होते, बड़े बड़े ट्रैक हो जाते हैं। तो उन ट्रैक को अब पेशेंट के समय को कम करने के लिए हम उसमें पार्शियल फिशुलेक्टोमी करते हैं, यानी कि कुछ भाग हम निकाल देते हैं सर्जरी से, जिसको आयुर्वेद में छेदन कर्म बताया है, एक्सीजन बताया है, और बाकी के भाग में हम लोग षाढ़सूत्र करते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ षाढ़सूत्र करते हैं। सर, जैसा कि कई जगह देखा गया कि मॉडर्न सर्जरी इस पर सक्सेस नहीं है, ना लेज़र सर्जरी सक्सेस है, इसका सक्सेस रेट बिल्कुल जीरो है। क्योंकि मैं एक रिपोर्टर भी हूँ और मेरे साथ एक्सपीरियंस बीता है कि जो षाढ़सूत्र है इससे तो सही हो गया। मैंने मॉडर्न सर्जरी करवाई थी अभी से 2 साल पहले, एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, नाम नहीं लूँगा मैं, वहाँ पे मैंने करवाया, और सेम 15 दिन के बाद मुझे जो प्रॉब्लम पहले आती थी वो अभी आने लग गई थी। तो उसके बाद मैंने आपके पास आया और यहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हुआ, ये सही हुआ। और मतलब कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी ग्रसित है इस बीमारी से, काफ़ी ख़राब बीमारी है ये, तो इसके लिए लोगों को आप मतलब क्या सलाह देंगे? मैं ये सलाह दूंगा पेशेंट्स को, सबसे पहले जितने भी पेशेंट अगर फिस्टुला से पीड़ित हैं या जिनको फिस्टुला हो जाता है, जिनको पता ही नहीं चलता, मैं अक्सर मरीजों से यही बात करता हूँ कि आपको
पहली बार ये कब पता चला कि आपको ये बीमारी हुई है। तो मरीजों का सुनने में मतलब जितना मैंने आम तौर पे लोगों से सुना है कि लोगों को ये सिर्फ एक नॉर्मल बॉयल यानी कि बाल तोड़ जैसा फील होता है, उनको कभी पता ही नहीं चलता कि उनको फिस्टुला बीमारी हुई है। और इस वजह से बहुत सारे पेशेंट इसको अपने डेली बेसिस के जो ट्रीटमेंट वो मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेना या किसी डॉक्टर को या किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ना दिखाना, ये एक बहुत बड़ी मतलब उनसे एक तरीके से हम कह सकते हैं चूक हो जाती है, जहाँ पर वो बीमारी अपना और ज़्यादा एक विकराल रूप ले लेती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बाद में जाके उसी से मरीज़ की जब कंडीशन बैड होती है, उसको पस आना नहीं रुकता, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट फिर इन्वेस्टिगेशन करवा के या किसी स्पेशलिस्ट से मिल के, जैसे कि हम लोग MRI करवाते हैं, फिजियोलॉग्राम करवाते हैं, उन टेस्ट के बाद ही मरीज़ को पता चलता है कि उसे भगंदर नामक बीमारी हो गई है। और उसमें तब तक काफ़ी देर हो जाती है। कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जो सालों तक मतलब इस बीमारी को ना किसी को बताते हैं, ना अपने घर परिवार में, ना किसी डॉक्टर से मिलते हैं, स्पेशलिस्ट से। तो उन सबको मेरी यही सलाह रहेगी कि अगर आपको इस तरीके के सिम्टम्स जो अभी मैंने बताए, भगंदर में पस आना, नियर बाई कोई एरिया में कोई फुंसी फोड़ा बन के फूट जाना, और उसके अलावा बैठने में दिक्कत होना और पस का बंद ना होना, कई बार ब्लीडिंग होना गुदा के अंदर से, तो इस तरीके के मरीजों को सबसे पहले तुरंत किसी गुदा रोग विशेषज्ञ को मिलना चाहिए। और एज़ सुन एज़ पॉसिबल अगर वो कोई इन्वेस्टिगेशन करा सकता है तो वो करवा के उसे फाइंड आउट करवा लेना चाहिए कि ये बीमारी भगंदर तो नहीं बन गई है, और अगर बन गई है तो फिर उसे जल्द से जल्द क्षारसूत्र करा के इसे ठीक करवाना चाहिए। सर, अभी तक आपने काफ़ी सर्जरी किया होगा, क्षारसूत्र विधि से सर्जरी किया हुआ कोई ऐसा पेशेंट है जिनका कि दोबारा हुआ, या सक्सेस रेट क्या है इसका? देखिए, लगभग अब ऐसा आंकड़ा तो मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन लगभग हमने यहाँ पर 200 से ज़्यादा सर्जरी कर ली हैं, और 200 से ज़्यादा सर्जरीज़ में लगभग फिस्टुला के ही 125-150 पेशेंट तो कर लिए होंगे। और उन सर्जरीज़ में जितने पेशेंट्स मैंने किए हैं लगातार, कुछ छोटे फिस्टुला वाले भी हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स केसेस आप बात कर रहे हैं, उन कॉम्प्लेक्स केसेस में रिकरेंस रेट के चांसेस होते हैं, वो हम मरीज़ को पहले ही बता देते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात रही है जो अभी तक का अनुभव रहा है कि जितने मरीजों में हमने यहाँ भगंदर की क्षारसूत्र विधि से सर्जरी की है, उनमें रिकरेंस रेट रिपोर्ट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ की ड्रेसिंग, यहाँ की केयर और उसके अलावा मरीजों को जो प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन की जाती है पहले से, उसके अनुसार पेशेंट्स फॉलो करते हैं, तो रिकरेंसी यहाँ पर कोई रिपोर्ट नहीं हुई। और 1-2 केस जिसमें हमें लगा कि भगंदर का ऑपरेशन करने के बाद मरीज़ ठीक नहीं हो रहा है, 1-2 केस मेरी खुद की एक पेशेंट रही है, फीमेल, नाम मुझे अभी मैं नहीं लूँगा इसके ले सकता, लेकिन वो पेशेंट को बाद में जब रूल आउट हुआ कि उसको टीबी था, और टीबी का ट्यूबरकुलस फिस्टुला ठीक नहीं होता है, तो उसको हमने फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेजा था, और आज वो ठीक है, स्वस्थ है। तो इस तरह के पेशेंट भी आते हैं जिनमें कोई सेकेंडरी कारण की वजह से भगंदर होता है और सर्जरी के बाद वो नहीं ठीक हो पाता, अदरवाइज़ रिकरेंस यहाँ पर कोई नहीं है। और जितने भी मरीज़, जैसे हमारे एक ये पेशेंट यहाँ पर खड़े हैं, इनकी सर्जरी अभी कुछ महीने पहले मैंने की थी, और इनको भी एक कॉम्प्लेक्स फिस्टुला था, और 3 अलग अलग जगह पे ओपनिंग बनी हुई थी, और ट्रांसएस्फिंक्ट्रिक एक बड़ा कॉम्प्लेक्स फिस्टुला माना जाता है। तो इस तरीके के फिस्टुला में जैसा इनकी सर्जरी के बाद इनको मैंने ड्रेसिंग में जो जो चीज़ें फॉलो करने के लिए कहा और इन्होंने समय पे किया, तो उसके बाद आज लगभग 3 से 4 महीने के बाद ये पूरे ठीक हो पाए हैं। और इस तरीके के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं जिनमें रिकरेंस रेट ज़्यादा हो और जिनमें भगंदर की कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हों, तो उनके लिए हम पेशेंट को पहले ही बता देते हैं कि आपको ये समय लगने वाला है और ये चीज़ों से आपको गुजरना होगा। और पेशेंट की ड्रेसिंग और पेशेंट का पेन, ये एक ऐसा फैक्टर है जिसमें पेशेंट कोऑपरेट अगर करता है और अपना मन बना के आता है, पॉजिटिव होके आता है कि मैं ठीक होके जाऊंगा, तो यहाँ से ठीक होके जाते हैं पेशेंट। और ये यहाँ का सबसे बड़ा मतलब एक सक्सेसफुल या एक सक्सेस स्टोरी है अभी तक, जिस वजह से पतंजलि योगपीठ बहुत नामचीन है देश में क्षारसूत्र चिकित्सा और फिस्टुला के पेशेंट्स के लिए। अभी आप कैसे हैं? मैं तो अभी पूरा स्वस्थ हो गया हूँ। मेरा 4 महीना तक पूरा एकदम ड्रेसिंग होता था। अभी ड्रेसिंग होने के बाद मैं पूरा स्वस्थ हो गया हूँ। अभी मेरा और 2-3 दिन के बाद मैं घर जाऊँगा। मैं अभी ठीक हो गया हूँ डॉक्टर के पास। क्या दिक्कत आती थी आपको, क्या प्रॉब्लम था आपको पहले? मेरा भी वही फिस्टुला था। मेरा 4 साल पहले हो गया था। तो पहले तो मुझे मालूम नहीं था क्या हुआ है क्या है।
तो फिर जब डॉक्टर को दिखाया, सर्जरी वाले सब दिक्कत डॉक्टर, क्या आती थी आपको? दिक्कत वही आती थी, पास पहले अंदर फूल गया था, एक फोड़ा जैसा अंदर फूल गया था, वो फिर फूलने के बाद बहुत दर्द होने लगा। तो फिर डॉक्टर को बोला, डॉक्टर बोला ये तुम्हारा पेरियनल एब्सेस है, जो फिस्टुला के पहले बनता है, उसके बाद वो फिस्टुला बन जाता है। तो वो 15-20 दिन ऐसा चला, फूले रहा अंदर। फिर बोल रहे गर्म पानी में बैठो और कुछ मेडिसिन दिया था, उसके बाद वो फूट गया था। फूटने के बाद वो पास निकलता था उससे। तो ये जो पास निकलता था ये पूरा 4 साल ऐसे चल रहा था। फिर मैं सुन के गूगल में देखा, ऐसे इंटरनेट में देख के, फिर ये इधर का जो 60 सूत्र है इसको पता चला। फिर इधर आके सर से मेरा ऑपरेशन हुआ है। उसके बाद मेरा फिर पूरा अभी 4 महीने अभी आप कैसे हैं और आपको मतलब अभी प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है, पस निकलता है? अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पूरा स्वस्थ हो गया हूँ। अगर चलना फिरना खाना पीना सब ठीक ठाक ही चल रहा है, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मेरा सब कुछ दर्द फर्द सब खत्म हो गया है। बिल्कुल, ये जैसा बता रहे हैं बिल्कुल सही। इन्होंने जब मुझे दिखाया था तो वाकई में इनकी क्रॉनिक हिस्ट्री रही है 4 साल पुरानी, जैसा इन्होंने बताया था। और उसमें एग्ज़ामिनेशन के बाद ही मैंने इनको बता दिया था कि आपके तीनों रास्ते एक ही जगह पे खुल रहे हैं और उनमें से 2 रास्ते एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो उसमें थोड़ा मेजर सर्जरी करके दोनों रास्तों को एक करके उसमें क्षारसूत्र करना था। और इसके लिए हमने इनको एनेस्थीसिया देने के बाद जो सर्जरी चली, इनमें थोड़ा समय भी लगा था, 1-1.5 घंटे सर्जरी चली थी। उसके बाद जैसे जैसे ड्रेसिंग में रिकवरी स्टेज आती गई, हम लोगों ने उस हिसाब से इनकी प्रॉपर ड्रेसिंग की और तब जाके इन्हें आज इतने महीनों बाद एक अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। क्योंकि पहले स्टार्टिंग में लग रहा था कि ये कॉम्प्लेक्स केस है, बाद में हो सकता है कि इसमें कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से इनकी ड्रेसिंग और दवाइयों का और बाकी जो इनका डाइट का हम लोग यहाँ जो मैनेजमेंट रखते हैं, उस हिसाब से बहुत बढ़िया इनका रिजल्ट्स आए हैं। सर, जैसा कि क्षारसूत्र विधि है, इसका प्रोसीजर क्या है? ये किस तरीके से मतलब इसको किया जाता है? क्या है इसका मतलब जो भी शेड्यूल है, किस टाइप से होता है ये? प्रोसीजर मतलब क्षारसूत्र मतलब एक धागा है क्षारसूत्र, जिसको हम मेडिकेटेड थ्रेड भी बोलते हैं आयुर्वेद में। ये धागे को हम प्रिपेयर करते हैं खुद। हमारे यहाँ इसका एक चैम्बर भी, कैबिनेट है, क्षारसूत्र कैबिनेट, जिसमें हम इसे टाई करके रखते हैं। और उसकी धागे को ख़राब ना होने के लिए कि धागा उसमें हमारा थोड़ा भी ऐसा ना हो कि धागा जो हमने बनाया है, हम जो उसको यहीं पर हम एक्चुअली निर्माण करते हैं, खुद ही बनाते हैं, तो उसके लिए हम उसमें लाइट सोर्स भी है उसमें, ताकि वो ड्राई स्टेट में रहे। और फिर उसकी जो एफिकेसी है धागे की, जो इफ़ेक्ट आते हैं पेशेंट के ऊपर, उसको चेक करने के लिए मतलब हम लोग बीच बीच में जैसे कुछ धागे हम ऐसे बनाते हैं जो तीक्ष्ण क्षार हम उसमें यूज़ करते हैं, और कुछ उसमें ऐसे भी धागे हैं जिसमें हम मृदु क्षार का यूज़ करते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस पेशेंट का कैसा ट्रैक है, उस हिसाब से हम क्षारसूत्र का यूज़ करते हैं। और इसका जो प्रोसीजर आप जैसा आप जानना चाह रहे हैं, तो प्रोसीजर में क्षारसूत्र प्रोसीजर हम लोग का जिस दिन ऑपरेशन होता है पेशेंट का, उसके तीसरे दिन बांधा जाता है और वहाँ से फिर 1-1 हफ्ते में उसको बदला जाता है। और प्रॉपर प्रोसीजर इसका मतलब वीकली के हिसाब से हम लोग लेंथ ऑफ ट्रैक, जिसको हम यूनिट कटिंग टाइम बोलते हैं, तो यूनिट कटिंग टाइम में पेशेंट की जितनी लेंथ ऑफ ट्रैक है उस हिसाब से हम उसे प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन करते हैं कि आपकी आधे से 1 सेंटीमीटर की ट्रैक 1 हफ्ते में, और जितनी लेंथ का फिस्टुला है, जितना लंबा ट्रैक है, उतने हिसाब से उतना समय क्षारसूत्र लेता है। सर, क्षारसूत्र विधि में जो ड्रेसिंग का है, इसमें ड्रेसिंग एक तरह से माना जाए तो ये काफ़ी मायने रखता है, जो कि मॉडर्न सर्जरी में ड्रेसिंग ना होने की वजह से दोबारा होने का बिल्कुल चांस है। जो क्षारसूत्र में ड्रेसिंग है उसका कितना % है जो कि वो मायने रखता है? देखिए, ये बहुत स्पष्ट और बहुत अच्छा सवाल है आपका कि इसमें ड्रेसिंग का क्या रोल है। और इसमें मैं कहना चाहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ड्रेसिंग का है फिस्टुला के पेशेंट्स में, क्योंकि भगंदर में हमने जो ब्लाइंड स्टडी जैसे मैंने बताया, जो दिखता नहीं है अंदर कहाँ से कहाँ रास्ते जाते हैं, मल्टीपल फिस्टुला, ब्रांचिंग, एक रास्ते से दूसरा रास्ता बनना, ये सब चीज़ें एक नॉर्मल सी एनाटॉमी है। वो एनाटॉमी मतलब एक बॉडी में जैसा प्रकृति ने मतलब ईश्वर ने हमें दी है, जो शरीर, जो काया, वो उस हिसाब से एक एनाटॉमी है। और उस एनाटॉमी में जिस तरीके के ट्रैक हमें बनते हैं, जो फिस्टुला में, फिस्टुलोग्राम में हमें दिखते हैं, उसके बाद उसको वैसे ही स्टेट में लेके आना, यानी कि नॉर्मल स्टेट में लेके आना क्षारसूत्र के साथ साथ, वो सारा काम ड्रेसिंग का है। और ड्रेसिंग में
जो मेजर ड्रेसिंग होती हैं जिनमें हमें सिरिंजिंग करनी पड़ती है, पैकिंग करनी पड़ती है, यहाँ तक कि दूसरे रास्ते तैयार ना हो और अगर हो रखे हैं तो उन्हें ड्रेनेज कराना है, तो वो सारे प्रोसीजर में ड्रेसिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इसीलिए हमारे पेशेंट की सर्जरी के बाद पहले दिन यानी कि नेक्स्ट जो पोस्ट ऑपरेटिव फर्स्ट डे होता है वहाँ से असली मेहनत हमारी शुरू होती है। और उसके बाद जब तक पेशेंट यहाँ से नहीं जाता, यहाँ मतलब ठीक होके, जब तक उसका पूरा थ्रेड कट होके बाहर नहीं आता, तब तक उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान उसकी ड्रेसिंग पे। और ड्रेसिंग में हम लोग जो उसको दवाइयाँ चला रहे हैं ड्रेसिंग के अलावा उसका क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, वो सारी चीज़ें एक टीम वर्क काम करता है पूरा पतंजलि योगपीठ में, जिसमें ड्रेसिंग के अलावा पेशेंट का डाइट, पेशेंट की खुद की स्लीपिंग हैबिट्स और साथ में हमारा जो साफ़ सफाई है सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये एनोरेक्टल डिसऑर्डर में गंदगी का बहुत ज़्यादा रोल है और गंदगी होने की वजह से ये बीमारियां पनपती हैं, तो इसमें साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और ड्रेसिंग और साफ़ सफाई के लिए पूरी टीम यहाँ पर एकदम मतलब मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि बिल्कुल वेल ट्रेंड और बहुत स्पेसिफिक और एक्सपीरियंस टीम है जो एनोरेक्टल डिसऑर्डर के लिए अच्छे से ड्रेसिंग करना जानती है। और किसी भी पेशेंट को मैं आज तक ज़्यादा बीटाडीन का यूज़ नहीं करते हैं हम मॉडर्न सर्जरी वाली जो लोग यूज़ करते हैं, हम लोग ऑयल यूज़ करते हैं। हम लोग सारे पेशेंट्स को वैसा ही बस्ती कराते हैं जिसको हम मात्रा बस्ती बोलते हैं, जिससे उसको गुदा में भी अच्छा इफ़ेक्ट रहता है, लुब्रिकेशन रहता है और दोबारा से कोई बीमारी ना बने तो उसके रिकरेंस रेट भी चले जाते हैं, रिकरेंस रेट ही नहीं रहता फिर। सर जैसा कि अभी के जो युवा वर्ग है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट फूड खाना, ऑयली खाना जिस वजह काफ़ी ज़्यादा ये मतलब हो रहा है, जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। तो आप कुछ ऐसा बताइए जिससे कि लोगों को ये बीमारी होने से पहले ही बचाया जा सके, लोग इसका सावधानी बरतें जिससे ये ना फैल पाए। जितने भी लोग फिस्चुला से पीड़ित होते हैं तो उसका जो कारण है वो डाइट है सबसे इम्पॉर्टेंट। जो हम हिस्ट्री टेकिंग जब हम पेशेंट को पहली बार देखते हैं तो पूछते हैं कि उनका क्या खान पीन रहा है। तो जो लोग युवा वर्ग के लोग जो आज थोड़ा सा अभी बहुत चेंजेस आ गए हैं, पहले अगर मैं बात करूं इंडिया में उतने एनोरेक्टल पेशेंट नहीं थे, ख़ास तौर पे बगंदर के, जितने पिछले कुछ सालों में बढ़ते चले गए। तो उस हिसाब से अगर डाइट रेजिमेन अगर आज भी थोड़ा सुधार किया जाए, जैसे कि हम लोग जितना सिंपल फूड जैसे कि सिर्फ घर का बनाया हुआ बिना कोई तेल छौंक भून वाला खाना जिसको हम बोलते हैं सादी भाषा में, अगर वो यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा वो खाएं। फाइबर डाइट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हम लोग एनोरेक्टल में बताते हैं कि आप फाइबर ज़्यादा लीजिए, आप फ्रूट फाइबर, वेजिटेबल फाइबर जितना हो सके लीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए जितना हो सके, क्योंकि गुदा के रोगों में कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है और पानी पीने से कॉन्स्टिपेशन दूर होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा गुनगुना पानी लें और फाइबर डाइट के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लैक्सेटिव चीज़ें यानी कि नेचुरल लैक्सेटिव जिसको हम बोलते हैं, जैसे हम लोग त्रिफला में यूज़ किए जाने वाला आंवले का सेवन कर सकते हैं। हम लोग दूध का ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रात को सोते वक्त दूध का अगर इस्तेमाल करते हैं, दिन में दही मट्ठा ये सब चीज़ों का अगर प्रयोग करते हैं तो बहुत ही आपके खुद ही इन बीमारियों से दूर रहने के मतलब चांसेस ज़्यादा बनते हैं। और यही डाइट में सभी युवा वर्ग के लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि ये चीज़ें सभी लोग लें ताकि ये बीमारी बने ही ना। सर जैसा कि स्वामी रामदेव जी, योग गुरु रामदेव जी ने पूरे विश्व में योग का प्रचार किया, कौन सा योग है जो इस बीमारी से हमें दूर रख सकता है? कौन सा योग करना चाहिए जो ये बीमारी से ग्रसित हैं, जहाँ जिनको हुआ है वो ठीक हो गए, जिनको नहीं हुआ है उनको भी डेली रूटीन में कौन सा योग ऐसा है जो करना चाहिए? योगासन की भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। जैसे स्वामी जी हमें हमेशा प्रतिदिन रोज़ सुबह कराते हैं, नेशनल टीवी पे भी स्वामी जी आते हैं, हम सभी लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं उनको। उनके योग और आसन से जितनी हमारी बॉडी मतलब हेल्दी रहती है, ये इसका इफ़ेक्ट तो दुनिया जानती है, इसमें कुछ नई बात नहीं है, पूरा विश्व मानता है योग को। तो योग में सबसे इम्पॉर्टेंट जो योग हैं एनोरेक्टल डिसीज़ के पेशेंट्स के लिए, उसमें सबसे अच्छा एक आसन जो हम लोग कराते हैं मूलबंद आसन।
मूलबंध से अच्छा कोई आसन नहीं है। अगर गुदा रोगों में किसी को स्फिंक्टर की टोन अचीव करनी है, जो फिस्टुला या फिशर के पेशेंट्स में स्फिंक्टर होता है जिसमें ज़्यादा दर्द भी रहता है मरीज़ को, तो स्फिंक्टर की टोन जो हम चेक करते हैं एग्जामिनेशन के टाइम पे, अगर वैसा ही पहले जैसी अगर वो प्राप्त करनी है तो मूलबंध एक आसन सबसे अच्छा आसन माना गया है। उसके अलावा हम यहाँ पर कपालभाति और अनुलोम विलोम, इस तरीके के भस्त्रिका, ये कुछ प्राणायाम आसन हैं जिनको गुदा रोगों के पेशेंट्स भी करते हैं, और उसमें उनको पेट से संबंधित जितनी बीमारियां हैं जो बाद में गुदा रोगों में बीमारियां बनाती हैं, गुदा के रोग बनाती हैं, तो वो पेट की बीमारियां ही उनको फिर उससे नहीं होती हैं। तो ये योगा आसन स्पेसिफिक 3-4 ऐसे हैं जो नियमित रोज़ सुबह करने चाहिए। मौजूद है पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में। हमारे साथ यहाँ पे कई पेशेंट ऐसे मौजूद हैं जिनका यहाँ पे फिस्टुला यानी बकंदर बीमारी का सफलतापूर्वक इलाज किया गया है क्षार सूत्र विधि के द्वारा। क्या नाम है आपका? तुलसी राम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कुल्लू मनाली से हूँ। क्या दिक्कत हुआ था आपको और कब से दिक्कत था? ये मेरे को दिक्कत दिसंबर जनवरी में हो गया जी, और मैं 2 महीने बाद पतंजलि योगपीठ आ गया, तो मैं फ़ोन में देखकर पतंजलि योगपीठ आ गया। बीमारी कौन सी थी आपको? तो ये तो हमारे को नॉलेज नहीं था, ये मतलब कि ये ऐसा लगा कि कुछ है, खिंचाव हो रहा था, दर्द हो रहा था, और फिर अपने हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाया। उधर हिमाचल प्रदेश में? हिमाचल में ट्रीटमेंट करवाया, तो उन्होंने ऑपरेट कर दिया। तो एक बार ऑपरेट किया, फिर 10 दिन बाद बुला दिया, तो बोला कि भाई अब दोबारा ऑपरेट करना पड़ेगा। तो फिर मैं मना कर दिया कि कोई ऑपरेट नहीं होगा। तो हम पतंजलि योगपीठ चले आए, तो मैं फ़ोन में देख लिया था कि पतंजलि में इसका वो इलाज ठीक तरह से होता है। अच्छा, फिर यहाँ आने के बाद क्या हुआ? तो यहाँ आने के बाद जैसे मैडम को दिखाए, तो उसके बाद मैडम ने बोला कि ऑपरेट करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर कौन सी विधि से आपका ऑपरेशन हुआ? मतलब मॉडर्न सर्जरी हुआ, क्या हुआ? नहीं, हमारा ऑपरेशन क्षार सूत्र द्वारा ही किया जाता है जी। ठीक है। तो मैडम ने ऑपरेशन किया, और मेरा ऑपरेशन 16 मार्च को हुआ, और हर रोज़ ड्रेसिंग होता था। और अब आप कैसे हैं? अब तो बिल्कुल ठीक है जी, बैठने उठने में कोई परेशानी? हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बढ़िया है जी। मतलब आप पतंजलि योगपीठ के लिए कुछ कहना चाहेंगे? और कहना तो क्या चाहेंगे, पर बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है। जिनको बकंदर बीमारी हो वो अपना इलाज यहाँ करवा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो आपने पहले ऑपरेशन करवाया था, मॉडर्न सर्जरी करवाया था, वहाँ पे सही नहीं हुआ था? सही तो इसका बोलते हैं कि हर सभी डॉक्टर बोलते हैं कि इसका ऑपरेशन कर लेते हैं, पर गारंटी कोई नहीं देता है, और दोबारा हो जाती है। बीमारी ऐसी है कि दोबारा हो जाएगी। तुलसीराम जी, जब आप पतंजलि योगपीठ हरिद्वार पहुँचे तो आपने सबसे पहले किसको दिखाया? मैंने मैडम कायनात अंसारी को दिखाया है पहले। तो मैडम ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, अभी नॉर्मल है, तो बाद में थोड़ा ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम हो जाती है। आपका ट्रैक कितना था? मेरा 2 सेंटीमीटर था ये। ठीक है। हाँ जी। फिर किस विधि के द्वारा आपका इलाज हुआ? एक क्षार सूत्र द्वारा किया जाता है, और क्षार सूत्र द्वारा ही किया जी। ठीक है, तो अब आप बिल्कुल ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बिल्कुल ठीक होने के बाद अस्पताल को, अपने डॉक्टर को कुछ कहना चाहेंगे, उनका धन्यवाद करना चाहेंगे? मैं डॉक्टर कायनात अंसारी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे को नई ज़िंदगी प्रदान की, और हमारे ओटी के स्टाफ, ओटी के इंचार्ज कैलाश सर और पूरा स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और जिन्होंने हमारी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी में बहुत, मेरी ज़िंदगी को नया जीवन प्रदान किया है। और मैं पतंजलि योगपीठ के संस्थापक स्वामी बाबा रामदेव और बालकृष्ण जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने ये संस्था बहुत अच्छे से चलाई है। ये है तुलसीराम, जो कि हिमाचल प्रदेश कुल्लू मनाली के रहने वाले हैं। हम और भी कई पेशेंटों से बात करेंगे और बताते हैं कि उनको क्या दिक्कत था और कैसे उनका ठीक हुआ। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर सौरभ सर, जो कि सर्जन डॉक्टर हैं पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के। हमारी भी यही अपील है देश के युवाओं से, जो भी हैं, जो ऑयली फूड ना खाएं और जितना ज़्यादा हो सके घर का बनाया हुआ फाइबर फूड लें। और मैं खुद ही फिस्टुला से ग्रसित हो गया था, और काफ़ी मुझे परेशानी होती थी बैठने में, चाहे कहीं भी। मैं तभी ये वीडियो बना रहा हूँ कि मेरे जैसे और भी जो भी लोग हों वो बचें
और मतलब वो ठीक हो जाएं, उनको कोई दिक्कत ना हो। मुझे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था और मैं सर का तो काफ़ी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ठीक कर दिया। मेरे लिए तो भगवान के जैसे हैं और यही बात सभी देशवासियों तक पहुँचानी थी। आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़, कैमरामैन तुलसी के साथ मैं निखिल दुबे, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से।